हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल वन में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। जितने भी बिहार में जो एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे है बिहार तथ्य संग्रह। और इसमें फ्रेंड्स हमने बिहार एक परिचय वो देख लिए हैं, ठीक है। और उसके साथ ही बिहार का इतिहास में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा आज हम देख लेंगे बिहार का भूगोल, जिसमें टोटल इतने सारे टॉपिक है, तो हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एक या दो वीडियो इसमें लाऊंगी फ्रेंड्स, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था और जो आगे टॉपिक है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में बिहार का प्रश्न वाली जो 67 बीपीएससी और 47 जो बीपीएससी सीडीपीओ पूछा है, वो भी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी आने वाली है उसके लिए। और साथ ही साथ एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक का है, जैसे स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत का। और आधार टेस्ट सीरीज फाउंडेशन बैच का था फ्रेंड, जो एनसीईआरटी बेस पे था, क्लास 6 to 12। तो वो हमारा टोटल 17 वीडियो था, 17 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कंप्लीट वीडियो, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दी हूँ। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उसके साथ साथ उसका टेस्ट जो आ रहे हैं, वे टेस्ट 11 तक हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लेंगे। और खान सर का करंट अफेयर भी हमारा हो रहा है फ्रेंड्स, तो जाकर के आप वहाँ पे वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ज्योग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम देख रहे हैं बिहार का भूगोल, ठीक है। इससे पहले सारे कुछ अपडेट हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। यह नेपाल की तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ चट्टानी तक क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। और बिहार का भौतिक विभाजन में देख लेते हैं क्या क्या भौतिक विभाजन है फ्रेंड, जो 3 भागों में है। तो पहला है पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी और तीसरा है पठार। तो पर्वत तथा तराई क्षेत्र में क्या क्या है, तो उसमें सुमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान, और पठार क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान जो हमारे बिहार में पाए जाते हैं, तो 2 पठार भी हैं, ठीक है। इसमें बिहार का भौतिक विभाजन का फिगर कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको दिमाग में हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद ना हम बिहार के एटलस भी देख लेंगे, जिससे आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है, फिर यहीं पे दून घाटी और रामनगर दून, ये तो तीनों कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये तीनों पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। यहाँ पे शिवालिक की श्रेणी भी आती है फ्रेंड्स, इसीलिए वहाँ पे ये सारे मिलते हैं। और वहाँ से गंडक नदी आ रही है फ्रेंड्स, देखिए गंडक नदी है, और इधर से घाघरा नदी, गंडक नदी, इधर कोसी और महानंदा जो इम्पोर्टेंट है। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उत्तरी बिहार का वो है। तो देखिए घाघरा गंडक दोआब में घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच की जो ज़मीन रहती है उसको दोआब कहते हैं। और गंडक और कोसी नदी के बीच में है गंडक कोसी दोआब, और कोसी और महानंदा के बीच में कोसी और महानंदा दोआब है, ठीक है। उसके बाद गंगा और सोन दोआब हो गया यहाँ पे, गंगा और यहाँ इधर ये जगह बीच गंगा जो है जो बिहार के बीच में जाती है फिर, तो गंगा और सोन का दोआब ये हो गया क्षेत्र। उसके बाद मगध का मैदान और दक्षिणी पठार, यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पे अंग है
जो अंग आपको भागलपुर, मुंगेर और बांका ये सब उसमें सम्मिलित हैं, तो वो देख लेंगे। नेक्स्ट है, अब इसके डिटेल्स में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स इसमें जो एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसमें एक भी लाइन आप स्किप ना कीजिएगा। और एग्ज़ाम आने से पहले आप कम से कम इसे 2 से 3 बार वीडियो सुन लीजिए, या फिर आप बुक पढ़ लीजिए। बुक पढ़ने में थोड़ी सी ये हो जाती है, बार बार एक ही बुक को पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो आप वीडियो सुन सकते हैं फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वत या तराई क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो पर्वतीय और तराई क्षेत्र में बिहार के उत्तर और पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। तो हमने अभी बताया था फ्रेंड्स कि हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी जो सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसका स्थिति हमारे बिहार में है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 932 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन उपवर्ग है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। पहला है सोमेश्वर श्रेणी, जिसमें त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा का निर्धारण करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी है फ्रेंड्स, ऊंची चोटी है। उसके बाद है रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। और लास्ट में है दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि हरहा नदी घाटी किसे कहा जाता है, तो दून घाटी को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और हरहा नदी कहाँ पे आती है, तो ये पश्चिम चंपारण में बहती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैदानी क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन सी है, तो बिहार के कुल भूभाग का 96% कितनी प्रतिशत, तो 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो गंगा मैदान का निर्माण किससे हुआ है फ्रेंड्स, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों से के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन उपवर्ग है, तो पहला है उत्तरी गंगा का मैदान, जिसमें गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ये भी देखेंगे। और इस मैदान भाग को 3 दोआब हैं बांटा गया है, जैसे दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। तो अभी मैंने जस्ट बताए थे फ्रेंड्स कि 2 नदियों के बीच में जो जमीन बचा हुआ था, मैदान बचा हुआ हो रहता है, उसको दोआब कहते हैं। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जैसे में कौन कौन दोआब है, तो घाघरा गंडक दोआब, जो अभी फिगर में हमने देख लिए थे मैप में, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा का मैदान, तो गंगा नदी से दक्षिण की पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है और उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इस क्षेत्र का 3 उपवर्ग हैं। कौन कौन 3 उपवर्ग में बांटा गया है, कौन कौन है इसमें, तो गंगा और सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, जो अभी हमने फिगर में देखे थे ना फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमने फिगर अभी देखे थे फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, यहाँ गंगा का दोआब हो गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ मगध का दोआब और इधर पे अंग का दोआब है। अंग जो आप इतिहास में देखे थे कि हमारे बिहार में 3 महाजनपद थे, एक वैशाली, एक बार मगध और एक अंग महाजनपद था। तो अंग का महाजनपद का जो राजधानी थी चंपा था, वो बार बार पूछता है, तो अभी ध्यान रखेंगे। और अंग यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है
पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो पठार क्या है, तो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थिति है। पहला है धड़वार चट्टानें जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में पाए जाते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। और विंध्य चट्टानें कहाँ है, तो कैमूर और रोहतास में। जो बिहार का ऐसे मैप बनता है फ्रेंड्स, मुझे अभी तो सही से नहीं मैप बनाने आ रहा है। ऐसे मैप बनता है तो देखिए यहाँ पे जो गंगा जा रही है और इसके बाद जो यहाँ पे सोन नदी जाती है फ्रेंड्स, तो इधर जो कैमूर और रोहतास है यहाँ पे आपको विंध्य चट्टानें मिल जाएगी। और यहाँ पे जो मुंगेर, जमुई, नवादा और गया ये चट्टानें, यहाँ पे चट्टानें धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार मिल जाएगा, आप PYQ करेंगे तो। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन सी है, तो बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। ठीक है, और गंगा के मैदानी भाग बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तरी गंगा मैदान में कई मन और चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। और दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहरा वाला क्षेत्र को टाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हमेशा बिहार में बाढ़ आते रहते हैं। इसीलिए बाढ़ की विभीषिका किसे कहा जाता है, तो उत्तरी गंगा के मैदान को कहा जाता है फ्रेंड। और गोखुर झील जो अभी बेगूसराय में जो गोखुर झील है फ्रेंड्स, वो पूरा एशिया में सबसे बड़ा गोखुर झील है। वो आपको 67 का जो अगर BPSC आप दिए होंगे तो उसमें पूछ लिया था कि गोखुर झील मतलब गोखुर झील बेगूसराय का गोखुर झील के बारे में पूछा था। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो धारवाड़ चट्टान जो अभी हमने बताया था कि बिहार में गया मुंगेर और जमुई में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन चट्टान है। ठीक है, और ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर में पाए जाते हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो ठीक है, यहाँ बिहार का सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है, क्षेत्र कौन है, पहाड़ी क्षेत्र, तो धारवाड़। फ्रेंड्स, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर इंडिया का ज्योग्राफी या फिर किसी चीज़ का अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने मैप होना बहुत ज़रूरी है। आप बिहार का पढ़ रहे हैं तो बिहार का मैप रखें, अगर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत का भूगोल रखें, और अगर विश्व का पढ़ रहे हैं तो विश्व का मैप जरूर रखें फ्रेंड्स। और बिहार का भी एटलस आता है फ्रेंड्स, और ऑक्सफोर्ड का भी एटलस आता है, तो आप जरूर रखें अपने टेबल पे, क्योंकि अभी जब ये पढ़ रहे हैं ना तो आप अपने मैप पे भी ध्यान रखेंगे, तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जल्दी से क्लिक करेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और आपको घटना चक्र जो ज्योग्राफी का घटना चक्र है फ्रेंड्स, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के वहाँ देख लेंगे। वहाँ पे जो मिट्टियाँ और नदियाँ वगैरह है तो सारे अच्छे से मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ उसको जाकर के देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगा। दूसरा है विंध्य चट्टान। विंध्य पहाड़ी कौन है, तो प्री कैम्ब्रियन है, ये भी प्री कैम्ब्रियन है। और यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है, तो कैमूर और रोहतास में, जो अभी मैप में हम लोग देख लिए थे। और दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीमेंट उद्योग ज़्यादातर कैमूर और रोहतास में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है टर्सरी तो प्लास्टोसिन युग का है, और ये पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। जो अभी हमने सोमेश्वर की चट्टान वगैरह जो देख रहे थे, यहाँ पे इस क्षेत्र में पश्चिम चंपारण है, वहाँ पे प्लास्टोसिन काल का टर्सरी चट्टानें पाई जाती है। और सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है और सबसे नवीन पहाड़ी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो शिवालिक का जो पहाड़ी है, हिमालय का शिवालिक जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो न्यू है, नवीनतम
है हिमालय ही पूरा नवीनतम मूलाधार पर्वत है, तो उसी का जो क्षेत्र है यह शिवालिक, और उसी में पश्चिम चंपारण में टर्सरी युग का प्लास्टोसीन युग का है। तो ध्यान रखेंगे। क्वाटरनी में प्लास्टोसीन एवं होलोसीन का है। तो गंगा के मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे बिहार की जलवायु। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बिहार की जलवायु कौन सी है। तो बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जो देख लेते हैं नीचे। अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण क्षेत्र में है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्च वाचन और मानसून का प्रभाव इत्यादि है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ता ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपको जो मैं अभी बता रही हूँ कि बिहार का एटलस भी आता है, तो जब मैपिंग करवाऊंगी ना मैं, तो उसमें सारे कुछ अच्छे से आपको कवर करवा दूंगी, ताकि आपको दिमाग में जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको जल्दी से क्लिक करेगा। और एक और है कि जो PYQ जैसे हम लोग 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो जल्दी हमको दिमाग पे जोड़ आता है कि कौन सा सही होगा। तो जो बिहार में इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है फ्रेंड्स, MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं उनको, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री करवा रखी हूँ, तो वो भी आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार क्या है, तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को CWG और AW में विभाजित किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। आप मैप पे मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि मैप अभी मैं सही से बना नहीं पा रही हूँ। मैप बहुत ज़रूरी है, मेरे अच्छा आता है, क्योंकि मैं मेंस में मैप बार बार बनाई हूँ, लेकिन अभी मुझसे नहीं आ रहा है। तो कोपेन यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तरी बिहार में CWG, ये उत्तरी बिहार है। ठीक है, उत्तरी बिहार, और नीचे है दक्षिणी बिहार में, तो यहाँ पे CWG से करते हैं, CWG। ठीक है, और ये है कोपेन के अनुसार है। ठीक है, और दक्षिण बिहार में AW करते हैं, और ये कोपेन के अनुसार CWG और AWG में इसको विभाजित किए हैं। और नेक्स्ट है त्रिवार्था। तीन जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने बिहार को डिवाइड किया था। तो कोपेनहेगन के अनुसार CWG और AWG में, जो उत्तरी बिहार में CWG और दक्षिणी बिहार में AW। त्रिवार्था क्या बोले थे, तो उत्तरी बिहार में CAW बोले थे। ठीक है, ए स्मॉल ही रखेंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल भी पूछा है। और दक्षिणी बिहार को AW में, तो इतना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि त्रिवार्था और कोपेन दोनों ने दक्षिणी बिहार को AW में बोला है, और कोपेन में CWG और त्रिवार्था में CAW बोले हैं उत्तरी बिहार को। और थानवेट ने क्या कहा है, तो उत्तरी पश्चिमी सिंगण क्षेत्र में CBW, माफ कीजिएगा, CBW इसको यहाँ पे माना है। ठीक है, और शेष बिहार को CAW में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कोपेन के अनुसार, तो ज़्यादा कोपेन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर कोपेन का ही ध्यान रखेंगे। तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, आपको इजी हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान बिल्कुल रखेंगे फ्रेंड्स, मैप में ही ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोपेन ने क्या कहा था, तो कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG में विभाजित किया है और दक्षिणी बिहार को AW में किया है। त्रिवार्था में उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिणी बिहार को AW। और थानवेट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW और शेष बिहार को CAW में विभाजित किया है। तो इसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और फिर ये थानवेट को ज़्यादा नहीं पूछता है। नेक्स्ट है, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तो ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से
वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून तक होता है। तो मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहते हैं फ्रेंड्स। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहते हैं, ठीक है। और इस मौसम में तापमान कितना रहता है फिर, तो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सबसे गर्म स्थान गया है। गया में कितने सेल्सियस रहता है फ्रेंड्स, तो 47 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सी है, तो बिहार में गया स्थान है। नेक्स्ट है मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। इसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी कब कहते हैं, जब बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है जिसे कहते हैं नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, और 3 ऋतु पाए जाते हैं जिसमें वर्षा ऋतु है। दूसरा तो जून मध्य से अक्टूबर मध्य तक वर्षा ऋतु रहता है फ्रेंड्स। इसके बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रदेश मध्य जून में होता है, और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, जो अभी हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, ठीक है, होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है फ्रेंड्स, जो 205 सेंटीमीटर होते हैं। जिले में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैप पे जितना कोशिश कीजिए फ्रेंड्स मैप बनाने की, तो यहाँ पे किशनगंज स्थित है, और बंगाल से जो हवा आती है फ्रेंड्स उसके वजह से किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और उसका कितना है, तो इसमें 205 सेंटीमीटर होता है। और औरंगाबाद जो यहाँ पे सोन नदी है, और ये आपको गया हो जाएगा, और यहाँ पे औरंगाबाद स्थित है। यहाँ पे आपको सबसे कम वर्षा होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे 101 सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सबसे गर्म जगह कहाँ है, तो गया में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। तो ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा, या फिर ये जान लीजिए कि उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि कोसी नदी भी ऊपर में है, गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र, महानंदा है, ठीक है, बूढ़ी गंडक है, ये सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। और वहाँ पे पानी भी ज़्यादा, वर्षा भी ज़्यादा, उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, और दक्षिणी बिहार में सूखा के नाम से जाना जाता है। अब है तीसरा शीत ऋतु। 3 ऋतु थे फ्रेंड्स, इसमें हमने देख लिया था कि यहाँ में एक ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद एक वर्षा ऋतु, और लास्ट में शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी तक का होता है, माह तक का होता है, और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया ही है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा गर्म भी गया है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी गया है, और मैं गया से ही हूँ। तो नेक्स्ट है दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। पहला कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैप में अच्छे से देख लेंगे फ्रेंड्स कि बिहार का जलवायु क्षेत्र है, और ये बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ रख के पहले तो चौहद्दी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
और चौहद्दी के बाद इसमें देख लेंगे जोन 1 में क्या है। तो जोन 1 में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज है। और जोन 2 में कौन कौन रखा गया है, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार को। और नेक्स्ट है जोन 3 में, जोन 3 बी में किसको रखा गया है फ्रेंड्स, तो जोन 3 बी में बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। यहाँ पे विंध्य चट्टान पाई जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे विंध्य चट्टान पाई जाती है। और जोन 3 ए में क्या पाया जाता है, तो इसमें लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर है। तो इतना ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा छोटा जोन 3 ए है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गंगा बीचे बीच से बहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो यहाँ धड़वार चट्टानें पाई जाती है, जो अभी हमने देख लिए थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जोन 1 में अभी हमने जोन 1 में ऐसे तो अभी हमने देख लिए हैं, तो अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देख लेते हैं कि जोन 1 में कितने हैं, तो 13 ज़िले हैं। और जोन 2 में 8 ज़िले हैं। और जोन 3 ए में 6 और जोन 3 बी में 11 हैं, जो अभी हमने तो जिला वालवार जिला तरीके से सब देख चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। तो ये सारणी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कृषि जलवायु क्षेत्र और विशेषताएं हैं। तो जोन 1 में क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जोन 1 में, जिसमें इस क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। और यह खादर मिट्टी की प्रधानता रखता है, खादर मिट्टी। और ये मुख्य फसलें कौन सी है, तो गन्ना, धान, गेहूं, अरहर और मक्का। खादर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है फिर, तो ये इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जोन 2 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इसका क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। और नेक्स्ट इसमें मुख्य फसलें कौन है, तो जूट है, धान, चाय, मक्का। और जोन 3 में जो दक्षिण क्षेत्र में है, जिसमें जोन 3 ए और जोन 3 बी में बटा हुआ था, तो उसमें इस क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी, तो 95 टू 115 तक होता है इसका, ठीक है। सेंटीमीटर तक होता है 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। और यह बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर उसी मिट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो दक्षिण बिहार में बांगर मिट्टी की प्रधानता है। और मुख्य फसलें हैं गेहूँ, दाल, अरहर और चना, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे बिहार का प्रवाह तंत्र, जिसमें नदियाँ आएगा, नदियाँ, मिट्टी जो भी होगा, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और बिहार का भूगोल में 2 वीडियो हमारा आएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे फ्रेंड्स, आधे घंटे की वीडियो है। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और फ्रेंड्स जब मैं ज़्यादा थकी भी रहती हूँ और मुझे काफ़ी नींद भी आते रहते हैं, लेकिन आपका कमेंट ने मुझे एनर्जी दे देता है फ्रेंड्स। और जैसे ही कमेंट में पढ़ती हूँ कि मैम ये बना दीजिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे खुद को मोटिवेट करने में अच्छा लगता है। मैं मोटिवेट अपने आप को करती हूँ, फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट, अच्छे कमेंट करें। और बुरे भी कर सकते हैं, जो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।